वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 26 ऑफ माफिया रिवेंज लव। अदित उसे देखते हुए ही कहता है, वक्त आने दीजिए फिलहाल, क्योंकि सच अगर वक्त पर ही बाहर आए तो सही रहता है। इतना बोलकर वो बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने को होती है, पर उससे पहले ही अदित बेड से उठकर उससे पहले बाथरूम के अंदर जाते हुए कहता है, भूलो मत मेरे घर में हो तुम। तुम्हारे बाप ने मेरे घर और कमरे का हुलिया बदला है, लोकेशन नहीं, अभी नहीं भी। ये मेरा ही घर है। अदित जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद करने को होता है, तभी शौर्य का तुरंत दरवाजे को धक्का देकर अंदर आते हुए कहती है, शादी करके आई हूँ मैं, मेरे पति का घर है ये, और इस नाते इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका समझे। तो आप फिलहाल बाहर जाइए, मुझे जोर क्या, यहाँ तो करो, रोका किसने है। इतना बोलकर वे वहीं बाथरूम में बैठ जाता है। आदित्य को बेटा देख शौर्य का अपनी भौहें सुकुड़ते हुए कहती है, करो का क्या मतलब, आपके सामने करो क्या? अरे मुझे सुसु आई है, आप जाओ ना बाहर। शौर्य की बात सुनते ही आदित्य और भी फेल कर बैठते हुए कहता है, भूलो मत शादी करके लाया हूँ, हक है मेरा तुम्हारे ऊपर। आदित्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य का उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, शादी करके लाए हैं ये देखने के लिए कि मैं सूसू कैसे करती हूँ। बोल क्या रहे हैं, समझ भी आ रहा है या पागल हो गए हैं आप? सूर्यका को अपने करीब खड़ा देख अदेत उसकी कमर पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है, मुझे तो नहीं पता वो लोग शादी करके क्यों लाते हैं बीवी को, अगर तुम्हें पता है तो बता दो, मैं भी वही करता हूँ। इतना बोलकर वो आइविंग कर देता है। अदेत की बदमाशी देख सूर्यका गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, आप जो सोच सोच कर मुस्कुरा रहे हैं ना, वो पहले के लोग शादी के बाद करते थे, अब तो कुछ अलग होता है। आजकल शादी के बाद पति लोग या तो नीले ड्रम के अंदर मिलते हैं या फिर गहरी खाई के नीचे। तो बोलिए ना, चले क्या हनीमून पर या शिलांग, या फिर आपको ड्रम में ही रेस्ट करना है? सूर्यका के मुंह से इतना सुनते ही अदित तुरंत उसे छोड़कर बाथरूम के बाहर निकलते हुए और उसे घूरते हुए कहता है, बहुत डेंजरस लड़की हो तो भाई बचकर रहना पड़ेगा। उसके इतना कहते ही सूर्यका जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी ही देर में सूर्यका अपना डेली रूटीन करके वापस कमरे में आते हैं, लेकिन उसे अदित कहीं दिखाई नहीं देता। उसे कमरे में ना देख सूर्यका भी बाहर निकल जाती है। वैसे तो सिंघानिया हाउस ज्यादा विला राय ज़्यादा विला जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उससे छोटा भी नहीं कह सकते। सूर्यका कॉरिडोर्स में चलती जा रही थी। उसने अभी भी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसे कोई फर्क नहीं था कि अगर कोई उसे शॉर्ट्स में देख लेगा तो क्या सोचेगा। सूर्यका चल ही रही थी कि उसके कानों में अदित की आवाज़ पड़ती है, जो किसी से हंस हंस कर फोन पर बातें कर रहा था। आवाज़ सुनकर सूर्यका पास के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नज़र अदित पर पड़ती है, जो ट्रेडमिल पर चलते हुए कानों में ब्लूटूथ लगाए बातें कर रहा था। उसने बस एक शॉर्ट्स पहना हुआ था, जिस कारण उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। सूर्यका कुछ देर उसमें खो जाती है, जब तक उसके कान में अदित के मुंह से किसी लड़की का नाम नहीं जाता। मिष्टी अचानक से सूर्य के मुंह से निकलता है और वो खुद से कहती है, ये मिष्टी कौन है जिससे अदित इतना मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं, और वो भी इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सूर्यका को अपने जिम में देख अदित ट्रेडमिल को रोकते हुए कहता है, वो सब छोड़े, ये बताइए आप किस मिष्टी से इतना हंस हंस के बातें कर रहे थे? सूर्यका उसके सवाल को इग्नोर कर अपना सवाल दागते हुए कहती है, अदित टॉवल उठाकर अपने सीने पर आए पसीने को पोंछते हुए कहता है, लगता है कुछ जल रहा है, तुम्हें भी स्मेल आ रही है क्या? फिर कुछ याद करते हुए कहता है, अरे हाँ, मिष्टी के बारे में तो पूछ रही थी ना, आ ही रही है वो, तुम खुद देख लेना उसे। इतना बोलकर वो सूर्यका के कान के पास झुकते हुए कहता है, वैसे ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करने वाला था। इतना बोलकर वो जिम से निकल जाता है। राया ज्यादा विला युआन का कमरा। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तन्वी तैयार हो रही थी। वो बस अभी नहा कर आई थी और अपने बालों को कंघी कर रही थी। बीच बीच में वो पीछे सोफे पर बैठे युआन को भी देख रही थी, जो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे एकटक बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। क्या देख रहे हैं आप ऐसे मुझे? तन्वी कंघी को टेबल पर रख पीछे मुड़ते हुए कहती है, आपके बालों को देख रहा था, कितने सुंदर लग रहे हैं। युआन के मुंह से अपनी तारीफ सुन तन्वी की नजर शर्म से झुक जाती है, जिसे देख युआन अपनी जगह से उठकर उसके पास आते हुए कहता है, 18 साल हो गए तन्वी, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदली। तभी अभी भी आप मेरी तारीफ सुन अपनी नजरें झुका लेती है। इतना बोलते हुए वे उसके करीब आकर उसके कंधे पर अपने हाथ रख देता है। फिलहाल तो आप शर्म कीजिए, एक बेटी के बाप है आप। तन्वी उसी तरह अपनी नजरें झुकाए ही कहती है, किस किताब में लिखा है कि एक बेटी का बाप अपनी बीवी से रोमांस नहीं कर सकता? और अगर लिखा भी है तो मैंने नहीं पढ़ी वो किताब। युवान पीछे से उसके गाल को चूमते हुए कहता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और आरवी भागते हुए अंदर आती है, लेकिन अपने पापा और मम्मा को करीब देख वो तुरंत पलटते हुए कहती है, सॉरी मम्मा पापा, वो ध्यान नहीं रहा, और अगर आप दोनों को रोमांस करना है तो दरवाजे को लॉक कर लीजिए ना। आरवी के इतना कहते ही तन्वी अपनी जगह से उठकर उसके कान खींचते हुए कहती है, बदमाश लड़की, कोई अपने पापा से इस तरह बात करता है क्या? तब युवान तुरंत आरवी के कान छुड़ाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, तन्वी इट्स ओके, बच्ची है अभी, ये डांटो मत। युवान का अपनी बेटी के लिए प्यार देख तन्वी को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है, और वो उन दोनों बाप बेटी को अकेला छोड़ कमरे से निकल जाती है। अंश और त्रिशा का कमरा। दोनों को आज पहले कॉलेज जाना था, फिर ऑफिस था। अंश नहाकर तैयार हो रहा था, लेकिन त्रिशा अभी तक अपने कपड़े हाथ में पकड़े बेड पर ही बैठी थी। क्या हुआ तुम्हें, आज कॉलेज नहीं जाना? अंश उसे बैठा हुआ देख कहता है। अंश कितना कहते ही त्रिशा उठकर उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहती है, अंश क्या तुम एक बार बाथरूम चेक कर लोगे? वो कल रात छिपकली थी ना, वो है या चली गई? त्रिशा कितने कहते ही अंश को सब माजरा समझ आ जाता है और वो अपने दिमाग में त्रिशा को परेशान करने की आईडी खोजने लगता है। अचानक उसे कुछ सोच भी जाता है। अंश उसके पास आकर बाथरूम की तरफ देखते हुए कहता है, अरे
अरे तुम उस छिपकली की बात कर रही हो ना, जो कल थी? हाँ, हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तिरसा तुरंत अपना सिर बार-बार हाँ में हिलाते हुए कहती है। उसको अपनी चाल में फँसता देख अंश मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ कर उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहता है, अरे उस छिपकली को तो मैंने देखा था, अगर तुम भी देखना चाहती हो तो जाओ अंदर। इतना बोलकर वो तिरसा को तुरंत बाथरूम के अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है और बाथरूम की पूरी लाइट भी बंद कर देता है। अंदर तिरसा का डर के मारे बुरा हाल था, एक तो छिपकली का डर और उस पर से अंधेरा। वो पागलों की तरह दरवाजे को जोर-जोर से पीटने लगते हैं, लेकिन वे अंदर जितना दरवाजा पीट रही थी और रो रही थी, बाहर अंश उतना ही खुश हो रहा था। करीब आधे घंटे तक तो वो तिरसा को बाथरूम में बंद रखता है और जब उसे तिरसा की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तब अचानक उसके चेहरे की मुस्कान चिंता में बदल जाती है। अंश जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े सूर्य पर जाती है, जिसे देख उसे डर के मारे अब ठंडे पसीने आने लगते हैं। सूर्य बिना एक पल की देरी किए तुरंत अंदर जाकर बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और तभी तिरसा उसकी बाहों में आकर झूल जाती है। एक नज़र तिरसा को देख सूर्य गुस्से से अंश को घूरते हुए कहता है, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो याद रखना, बहुत बुरा हाल करूंगा आपका। इतना बोलकर वे उसे घूरते हुए तिरसा को अपनी गोद में उठाकर कमरे से निकल जाता है। सोरिका का कमरा। तिरसा को सूर्य इसी कमरे में लाया था जहाँ कृतिका उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। बाकी के लोग बेड के आसपास ही खड़े थे और अंश दरवाजे के पास खड़ा था, क्योंकि सूर्य को देख उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। लेकिन उसे पता नहीं क्यों तिरसा की फिक्र हो रही थी। तिरसा का अच्छी तरह चेकअप करके कृतिका सबकी तरफ देखते हुए कहती है, बस सफोकेशन के कारण बेहोश हो गई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इन्हें हुआ क्या था जो ये इतना डर गई है? तो तुम अपने इतना बोलते-बोलते सूर्य रुक जाता है और एक ने दरवाजे के पास खड़े अंश को देखते हुए कहता है, इन साहबजादे से पूछो, क्योंकि जो भी किया है इन्होंने ही किया है। सूर्य के इतना बोलते ही सभी की नज़र अंश पर शिफ्ट हो जाती है। तभी अंश थोड़ा अंदर आकर अपना सिर झुकाए, जो कमरे में हुआ वह सब बता देता है। आपने जो भी किया गलत किया, इस मजाक के कारण इनकी जान भी जा सकती थी। कृतिका इतना बोलकर अंश की तरफ थोड़ा शांति से कहती है, लेकर जाइए आप इन्हें अपने कमरे में, थोड़ी देर में ही इन्हें होश आ जाएगा, पर उस वक्त ये थोड़ी डर सकती है, तो आप इन्हें संभाल लेना। कृतिका के इतना कहते ही अंश बिना एक पल गवाए तिरसा को अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सूर्य और युवान एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी सास वैसी बहू। सूर्य की यह बात सुन कृतिका गुस्से में दोनों को घूरते हुए धीरे से कहती है, जैसा बाप वैसा बेटा। इतना बोलकर वह भी कमरे से निकल जाती है। सिंघानिया हाउस। सूर्य का आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसे आज कॉलेज जाना था, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से एग्जाम थे, तो अब वे एब्सेंट नहीं कर सकती थी। सोरिका ने एक फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटने तक थी और फुल स्लीव वाली थी। बालों को पौनी में बांध रखा था और पैरों में वाइट स्नीकर। उसने बहुत अच्छी तरह अपना सिंदूर और मंगलसूत्र छुपा रखा था, लेकिन चूड़ा उसने उतार दिया था। बस एक लाल रंग चूड़ी अपने हाथ में डाली हुई थी। दूसरी तरफ अदित भी तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे भी आज कॉलेज जाना था। उसकी 2 दिन की छुट्टी खत्म हो गई थी और एग्जाम नज़दीक थे, तो उसे भी सिलेबस खत्म करना था। अदित ब्लैक शर्ट और ग्रे पैंट्स में तैयार होकर सोरिका के पीछे खड़े होकर ही अपने बाल बनाने लगता है। तभी उसकी नज़र आईने पर जाती है और खुद को सोरेका के साथ देख उसके होठों के कोने हल्के मुड़ जाते हैं। वो खुद से कहता है, हाइट में भले ही बहुत कम है, मेरे सामने बिल्कुल बच्ची लग रही है यह, लेकिन हमारी ये जोड़ी सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक। अगर इसके बाप ने वे सब नहीं किया होता ना, तो मैं इसे प्रिंसेस की तरह रखता। अदित को खुद को घूरता देख सूर्यका तुरंत खड़ी होकर पीछे पलटती और उसे देखते हुए कहती है, क्यों घूर रहे हैं आप? कुछ प्लान बना रहे हैं क्या मुझे परेशान करने का? सूर्यका की बात सुन अदित नीचे की तरफ देख अनजान बनते हुए कहता है, कोई कुछ कह रहा है क्या? जरा जोर से बोलो ताकि आवाज़ ऊपर मेरे कानों तक आए। अब बात अपनी हाइट पर आता देख सूर्यका का मुंह हैरानी से खुल जाता है। वो कुछ सोचकर तुरंत टेबल पर चढ़ जाती है और दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरते हुए कहती है, अब सुनाई दे रही है मेरी बात? वैसे तो सूर्यका की हाइट छोटी नहीं थी, पर अदित हद से ज्यादा लंबा था। सूर्यका की हरकत देख अदित मुस्कुराते हुए उसकी कमर पकड़ उसे नीचे उतारते हुए कहता है, ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप बंदूक ताने आ जाएगा। सूर्या कुछ कहती तभी दोनों के कानों में किसी की आवाज आती है, अदित बेबी। आवाज सुनकर अदित और सूर्यका दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं, दरवाजे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त अदित के मुंह से निकलता है मिष्टी। वो 2 कदम आगे बढ़ता, उससे पहले मिष्टी आकर उसके सीने से लग जाती है और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ कस देती है। अदित को किसी लड़की के गले लगता देख सूर्यका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ अदित, सयानी जी और मिष्टी एक दूसरे से बातें कर हंसते मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं उसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई सूर्यका सभी के होने के बावजूद अकेली बैठी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। कोई भी उसकी तरफ ना देख रहा था और ना उससे कुछ बोल रहा था, यहाँ तक कि अदित भी नहीं। लेकिन ऐसा उसे सिर्फ लगता था, क्योंकि असलियत में तो अदित की नजरें उसी पर अटकी हुई थी और उसका सारा ध्यान भी सूर्यका पर ही था। सूर्यका जानती थी कि अदित ये सब जानबूझकर कर रहा था और मिष्टी को भी उसने ही बुलाया है ताकि उसे तकलीफ दे सके। पता नहीं क्यों सबके बीच खुद को अकेला महसूस करके उसे अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी, जिसे भी दिखा भी नहीं सकती थी। वे खुद को तकलीफ में दिखाकर अदित को कभी जीतने नहीं दे सकती थी। सूर्यका को अपना घर याद आने लगता है, जहाँ सभी मिलकर एक साथ खाना खाते थे। उसे कभी कृतिका खिलाती तो कभी तन्वी तो कभी सूर्य। सभी उसकी बातों पर हंसते थे और पूरा घर उसी के आगे पीछे घूमता रहता था।
सोरेखा के उदास चेहरे पर अचानक अदेत की नजरें जाती है और उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद को समझाकर सोरेखा को इग्नोर करता है और मिष्टी से बातें करने लग जाता है, जो उसके पास ही बैठी थी। सोरेखा को देखते हुए अदेत बाउल से पराठा निकालकर उसे मिष्टी की प्लेट में रखते हुए जरा जोर से कहता है, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, चलो खाओ, नहीं तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा, आखिर मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम्हें मैं वीक नहीं देख सकता। अदेत के मुंह से मिष्टी के लिए फ्यूचर वाइफ सुन सोरेखा के हाथ रुक जाते हैं। जो निवाला उठाए उसके मुंह के पास जा रहा था, वो अदेत को देखने लगती है, और जब वह देखती है कि वो अपने हाथों से मिष्टी को खाना खिला रहा है और बीच बीच में टिश्यू पेपर से उसका मुंह भी पहुंच रहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कुछ सोचकर खाना परोस रहे सर्वेंट को अपनी आंखों से इशारा करती है और मुस्कुराते हुए अदेत की तरफ देखने लगती है। वो सर्वेंट जो राजा दविला से आया था और जिसे शौर्य ने भेजा था, वो शौर्य का इशारा समझते हुए जूस का जार उठाकर मिष्टी की तरफ देखते हुए कहता है, सर क्या मैं मैम को जूस सर्व कर दूं? सर्वेंट की बात सुन अदेत तुरंत मिष्टी का हाथ अपने हाथों में पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, यस ऑफ कोर्स, और आज के बाद मेरी होने वाली वाइफ का ख्याल ऐसे ही रखना, क्योंकि बस कुछ ही दिन में यही तुम्हारी मालकिन होने वाली है। उसने अपनी तिरछी नजर से शौर्य को देखते हुए ये कहा था। जी सर, इतना बोलकर वो सर्वेंट अपना मुंह बनाते हुए मिष्टी की तरफ देखता है। वे पहले अदेत को जूस सर्व करके उसे क्रॉस करते हुए मिष्टी की तरफ जाता है। तभी अचानक अदेत के पैरों से उसका पैर टकरा जाता है। उसके हाथों में पकड़ा सारा जूस मिष्टी के चेहरे से होते उसके पूरे शरीर पर जा गिरता है। छपाक। इसी के साथ वो सर्वेंट सोरिका की तरफ देखकर थम्स अप का इशारा करता है और अदेत को देख पल में ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर डरते हुए सॉरी सॉरी बोलने लगता है। इधर ये होते ही सोरिका की हंसी निकल जाती है, जिसे वो तुरंत छुपा लेती है। वो मिष्टी की तरफ एक टिश्यू पेपर से भरा बॉक्स बढ़ाते हुए कहती है, यूज इट, तुम्हारी भी इतनी ही औकात है। इतना बोलकर अपना कॉलेज बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। सोरिका के जाते ही अदेत भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे अपना लैपटॉप बैग लेना था। मिष्टी अपने हाथ में टिश्यू पेपर लिए अदेत को देखती रह जाती है। तभी उसकी नज़र अपने हाथों में पड़े टिश्यू पेपर पर जाती है और उसके कान में सोरेका की आवाज़ गूंजने लगती है, तुम्हारी भी इतनी ही औकात है। अब सच में मिष्टी अपनी तुलना टिश्यू पेपर से करने लगी थी। अदेत और सोरिका की जाते ही सैनी जी मिष्टी की तरफ देखते हुए कहती है, अदेत ने तुम्हें भले ही उस लड़की को जलाने और उसे तकलीफ देने के लिए बुलाया है, लेकिन याद रखना तुम्हारा काम उस लड़की को मेरे बेटे की ज़िंदगी से बाहर निकालने का है। उसके बाद तुम चाहो तो मेरी बेटे की ज़िंदगी में रह सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो मेरा काम हो जाना चाहिए। उधर सोनिका गुस्से में आकर अपनी गाड़ी में बैठती है और दरवाजे जोर से बंद करके ड्राइवर से कहती है, चलो अंकल। ओके प्रिंसेस, आपके ऑर्डर सर। आंखों पर अचानक सोनिका के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह आवाज़ युवान की थी, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। गाड़ी में वो अकेला नहीं था, बल्कि पीछे की सीट पर सोरे भी बैठा था, जो उसे घूरे जा रहा था। पापा, चाचू, इतना बोलकर सोरे का तुरंत सोने के सीने से लग जाती है और फिर सामने बैठे युवान को गले में पीछे से हाथ लपेटते हुए कहती है, आप दोनों का मेरा मूड सच में खराब था। इतना बोलकर वो युवान के गाल पर किस करके वापस पीछे सूर्य के सीने से लग जाती है। सूर्य उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार है और आपको पता है आगे आपको क्या करना है। तब युवान एक डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, भाई जिस काम के लिए आए हैं वे तो पूरा करते हैं पहले, नहीं तो हम दोनों को ही हमारी बीवी घर से निकाल देगी। सूर्य मुस्कुराते हुए डब्बा खोलकर सोरिका के सामने करते हुए कहता है, ये आपकी मम्मा और मासी ने मिलकर बनाया है, हम सब खाए और आप नहीं खाओ। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं, इसलिए उन दोनों ने हमें ड्यूटी दी है आपको खिलाने की। इतना बोलकर वे आलू पराठा धीरे धीरे सोरेका को खिलाने लगता है। थोड़ी देर में उसे कॉलेज छोड़कर दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर एक लंबी सांस खींचकर सोरेका मुस्कुराते हुए कहती, अब देखो मिस्टर प्रोफेसर, आगे आगे होता है क्या, कहावत तो सुनी होगी, डेट फॉर डेट क्लासरूम। अदित अपना लैपटॉप बैग पकड़कर क्लास में आता है। तभी उसकी नजर सोरेखा पर जाती है, जो एक लड़के के पास बैठकर उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। अदित पर नजर पड़ते ही सोरेखा भी उसके साथ खड़ी हो जाती है और अदित के क्लास में आते ही बैठ जाती है और वापस उस लड़के से बातें करने लगती है। अदित सबके सामने अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बराबर सोरेखा और उस लड़के पर ही थी। उस लड़के का नाम सक्षम था और वो इसी क्लास का था। अदित जानता था कि सक्षम इस कॉलेज का सबकरस था और शायद ही कोई लड़की होगी जो सक्षम के करीब न आना चाहे। सक्षम था भी हैंडसम। सोरेका भी अपनी चोर नजरों से अदित को देख रही थी कि तभी उसके कानों में सभी स्टूडेंट की आवाज़ पड़ती है, जो एक साथ अदित को उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। अदित एक नज़र सोरेका की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, सभी को थैंक यू बोलता है। उसी के साथ स्टूडेंट के सवाल शुरू हो जाते हैं। सभी का एक ही सवाल था, सबको अदित की वाइफ का नाम जानना था। तभी अदित मुस्कुराते हुए सोरेका की तरफ देखते हुए कहता है, सोरेका। अदित के मुंह से वाइफ की जगह खुद का नाम सुनकर सोरेका हैरानी से उसे देखने लगती है और सभी स्टूडेंट की नजरें अब सोरेका के ऊपर थी। तभी वे सबकी हैरानी को खत्म करते हुए चौक का टुकड़ा उठाकर उसे सोरिका की तरफ फेंकते हुए कहता है, सोरिका सिरायजादा, शायद आप कॉलेज में बातें करने आती है। जब से आया हूँ आपको बातें करते हुए देख रहा हूँ। अगर इतनी ही बातें करने का मन है तो दोनों क्लास के बाहर जाकर कर सकते हैं। पूरी क्लास के सामने अदित की डांट सुनकर सोरिका की आंखें हल्की नम हो जाती है, क्योंकि उसने अभी कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि अदित कभी उसकी इस तरह इंसल्ट करेगा। वहीं अदित सोरिका को फटकार लगाकर अपनी नजरें बाकी स्टूडेंट की तरफ फेरते हुए कहता है, और आप सब मेरी शादी जिससे होनी थी हो गई।
वो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लोग बस उसी पर ध्यान दो जिसकी ज़रूरत है आप लोग को। अब और कोई बकवास ना करते हुए स्टडी शुरू करते हैं। तभी अदित अपना लैपटॉप खोलकर उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट करता है और अपना लेक्चर शुरू कर देता है। लेकिन बीच-बीच में उसकी नज़र सोरेखा और उसके पास बैठे लड़के पर जाकर अटक रही थी। उसने सोरेखा को इसलिए डाँटा था ताकि वह उस लड़के से बात ना करे। इधर सोरेखा भी अपनी नोटबुक खोलकर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर रही थी, लेकिन अदित के लिए उसका गुस्सा उसके चेहरे पर ही झलक रहा था। करीब 1 घंटे बाद बेल बजती है और क्लास खत्म होती है। क्लास खत्म होते ही अदित के जाने से पहले सोरेखा उस लड़के का हाथ पकड़कर उसके सामने से होते हुए क्लास से निकल जाती है। जब अदित की नज़र सोरेखा के हाथों में उस लड़के के हाथ पर जाती है, तब गुस्से से उसकी मुट्ठी कस जाती है और जबड़े तन जाते हैं, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू रखकर शांत रहता है। क्लास के बाहर निकलते ही सोरेखा तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए कहती है, फिलहाल वो अभी सामने नहीं है तो अभी हमें नाटक करने की ज़रूरत नहीं। सोरेखा को इतना कहते ही वह लड़का अपना सिर झुकाकर धीरे से बोलता है, ओके मैम। तब सोरेखा हंसते हुए उसे देखकर कहती है, सक्षम ये मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जानती हूँ पापा ने तुम्हें यहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा है, लेकिन रियलिटी ये है ना कि तुम भी स्टूडेंट हो और मैं भी, तो एक फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो कैंटीन में उस खड़ूस जल्लाद प्रोफेसर को उसके किए की सजा जो देनी है। थोड़ी ही देर में दोनों कैंटीन में बैठे कुछ खाते हुए हंस कर बातें कर रहे थे। वहीं दूर खड़ा अदित अपनी जलती नज़रों से दोनों को देख रहा था। अदित अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर खुद को कंट्रोल करते वो कहता हूँ, जानता हूँ नाटक कर रही हो तुम, ताकि तुम जिस तरह मैंने तुम्हें सुबह जलाया था तुम भी जलाओ, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं जल क्यों रहा हूँ, बुरा क्यों लग रहा है मुझे। तभी अचानक उसकी आंखें सिकुड़ जाती है जब वे सामने उस लड़के को सोरेखा के होठों पर लगी केक की क्रीम को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए देखता है। अदित खुद पर कंट्रोल होकर उन दोनों की तरफ ही बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में अदित सोरेखा और सक्षम दोनों के टेबल के सामने खड़ा होकर उन दोनों को घूरते हुए कहता है, लगता है आप दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही, आज जरा मैं भी तो सुनो आखिर क्या बात हो रही है। तभी सक्षम एक नज़र अदित को देखकर फिर सोरेखा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहता है, एक्चुअली सर, जब मैंने सोरेखा को पहली बार कॉलेज में देखा था तब से ही उसे पसंद करने लगा था, लेकिन इसने कभी मुझे इस नज़र से नहीं देखा। फिर आप दोनों की शादी हो गई, लेकिन आज सुबह सोरेखा ने बताया कि आपकी ज़िंदगी में कोई और अब वह मुझे एक मौका देना चाहती हैं। तो हम बस वही प्लान कर रहे थे कि आप दोनों के अलग होने के बाद हम कैसे शादी करेंगे। सक्षम की इतनी बातें सुनते ही अदित का गुस्सा बढ़ जाता है। वो बिना किसी की परवाह किए अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहता है, शट अप बोथ ऑफ ऑन यू ना हमारा डिवोर्स होने वाला, बोथ ऑफ यू ना हमारा डिवोर्स होने वाला है और ना सोरेखा किसी और से शादी करने वाली है। इतना बोलकर सोरेखा की तरफ धीरे से कहता है, कम इनटू माय केबिन, बहुत जरूरी बात करनी है। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अदित के जाते ही सोरेखा और सक्षम एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगते हैं। तभी भी सक्षम थोड़ा डरते हुए कहता है, वैसे मैम अदित सर बहुत गुस्से में गए हैं, कहीं उन्होंने आपको कोई चोट पहुंचा दी तो मैं अभी सर को इन्फॉर्म करता हूँ। इतना बोलकर वे अपना फोन निकालकर जैसे ही सोरे को कॉल करने वाला होता है, सोरेखा उसके हाथों से फोन छीनकर हंसते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत, संभाल लूंगी उन्हें। इतना बोलकर वो अदित के केबिन की तरफ चल देती है। राजा विला सोफा पर बैठा अंश बस एकटक बेड पर बेहोश पड़ी तिरसा को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में अपनी जगह से उठकर उसके पास बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, मेरा इरादा तुम्हें इस तरह हट करने का नहीं था, सॉरी ना, अब जल्दी से होश में आओ, इस तरह चुप अच्छी नहीं लगती तुम। अंश अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसे तिरसा की आदत होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो जब से तिरसा के संपर्क में आता किसी भी लड़की के साथ फिजिकल होने का सोचा भी नहीं था। अंश अपने ही सोच में घूमता कि उसे अपने हाथों पर तिरसा के हाथों की पकड़ महसूस होती है। तभी उसकी नज़र तिरसा के चेहरे पर जाती है जो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक तिरसा की आंखें खुलती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, दरवाजा खोलो, अंदर छिपकली है, बचाओ मुझे। तिरसा अभी हद से ज़्यादा डर रही थी। वो ना कुछ देख रही थी ना कुछ समझ रही थी, यहाँ तक कि वह अंश की कोई बात भी नहीं सुन रही थी। जब अंश देखता है कि तिरसा पागलों जैसी हरकत कर रही है, तब वह कुछ सोचकर तुरंत उसके कंधे पकड़कर उसे खुद के नज़दीक करता है और अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे ले जाकर तुरंत उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। अंश बस उसके होठों को बंद किया हुआ था, उसे किस नहीं कर रहा था। थोड़ी देर में तिरसा अपने सेंस में आती है और अंश को अपने इतने नज़दीक देख उसे खुद से अलग कर गुस्से से कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे किस करने की, मेरे करीब आने की। तिरसा का गुस्सा देख भी अंश उसे घूरते हुए कहता है, कोई किस नहीं कर रहा था तुम्हें, डरी हुई थी तुम, बस तुम्हें संभाल रहा था, शांत कर रहा था। अच्छा ये तरीका है किसी को शांत करने का, कभी ये मत कहता ना कि उस दिन भी तुमने कुछ नहीं किया था। तिरसा कहती है। तब उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के नज़दीक खींचते हुए कहता है, सही बोली, कुछ नहीं किया था मैंने उस रात, हाँ शुरू किया था, लेकिन अगले ही पल अलग भी हो गया था क्योंकि तुम्हारी हालत खराब हो गई थी। वो तो वहां पर नजर आएगा ही, वर्जन थी मैं। इतना बोलकर उसे धक्का देकर बाथरूम के अंदर चली जाती। अंश बस उसे देखता रह जाता है। तभी अचानक अंश को अपना और इशिता का फर्स्ट इंटीमेट याद आता है और वो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है, व्हाट द हेल, मतलब वो मैं पहला शख्स नहीं था जिसके साथ उसने वो सब किया, चीटर कहीं की। इतना बोलकर वो अपना फोन निकालकर बालकनी की तरफ चल देता है, टॉपफोर्ड यूनिवर्सिटी केबिन के बाहर। इधर सोनी का हिम्मत दिखाते हुए सक्षम के सामने तो कह दी थी कि वो अदित को संभाल लेगी, लेकिन अब उसे अदित से डर लग रहा था। वो करीब 10 मिनट से उसके केबिन के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नॉक करे। केबिन के बाहर खड़ी सोनिका उसके बंद दरवाजे को घूरते हुए कहती है, तो डर क्यों रही है, खेल तो उन्होंने ही शुरू किया था ना, क्या जरूरत थी मुझे उस मिष्टी का नाम ले लेकर
जलाने की, और मैंने किसी से बात कर ली तो खुद हो गए लाल पीले। सौर्य का दरवाजे के बाहर खड़ी खुद से ही बातें किए जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। उसकी आवाज़ सुनते ही वे इरिटेट होकर बिना किसी का नाम देखे ही बैग से फ़ोन निकाल कर उसे अपने कान पर लगाती है। दूसरी तरफ से उसे अदित की आवाज़ सुनाई देती है, बाहर खड़े खड़े दरवाजे से क्यों बातें किए जा रही हो, अंदर आओ। अदित की आवाज़ सुनते ही वे तुरंत फ़ोन को अपने कान से हटाकर हैरानी से स्क्रीन को देखने लगती है। उस पर मिस्टर प्रोफेसर नाम देखो तुरंत कॉल कट कर देती है और दरवाजे को हल्का सा खोलकर अंदर झांकते हुए कहती है, मैं आई कम इन सर। उसकी आवाज़ सुनकर अदित जो अपनी चेयर पर बैठा डेस्क पर रखे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, असल में वे काम नहीं बल्कि केबिन के बाहर लगे सीसीटीवी से सोरिका की हरकतें देख रहा था, उसे घूरते हुए कहता है, रियली मिस सोरिका, अभी भी आपको मेरे कमरे में आने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सोरिका केबिन के अंदर आते हुए कहती है, बिल्कुल सर, आखिर आप मेरे प्रोफेसर हो, इतनी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करते ही हो आप। इतना बोलकर वो उसकी डेस्क के सामने खड़ी हो जाती है। अदित अपना लैपटॉप बंद कर अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अच्छा मैं प्रोफेसर हूँ आपका, और वो कौन था जिससे आप सुबह से हंसते हुए बातें किए जा रही है, जरा बताइएगा। इतने बोलते हुए सोरिका के सामने उसके करीब खड़े होकर अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू रखकर उसके ऊपर झुकने लगता है। अदित को खुद की तरफ झुकते देख सोरिका भी पीछे की तरफ झुकते हुए कहती है, वो मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, जब आपका और मेरा डिवोर्स हो जाएगा तब मैं उससे शादी कर लूंगी। सोरिका के मुंह से इतना सुनते ही अदित जो पहले से ही गुस्से में था उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी डेस्क पर बैठाता है, उसके पाँव के बीच खड़े होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, एक बार और कहना। तो इतना बोलते वक्त वो अपना बेल्ट खोलने लगता है। अच्छा तो बाप मुझे बेल्ट से मारेंगे। सोरिका उसके हाथों में पकड़े बेल्ट की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। सोरिका का इतना कहते ही अदित एक तिरछी मुस्कान के साथ बिना उसे कोई मौका दिए ही उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उस बेल्ट से बांध देता है। वो उसके चेहरे के करीब आकर उसकी गर्दन से लेकर ऊपर की तरफ उसे स्मेल करते हुए कहता है, पागल हो जो, तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा बाप जेल में डाल देगा मुझे, मैं तो वो करूंगा कि तुम्हारे बाप का प्रमोशन हो जाए। तब आखिर वो अपनी नाक को उसकी गर्दन पर रगड़ने लगता है। अदित की हरकत देख उसकी बातें सुनकर दिखा तो उसे रोकते हुए कहती है, मिस्टर प्रोफेसर जहाँ हो वहीं रुको, अगर मेरे पास आए तो बहुत बुरा होगा। अदित उसके और करीब आकर अपना हाथ पीछे की तरफ ले उसके बालों पर कसकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, तुम चाहकर भी मुझे अपने करीब आने से रोक नहीं सकती, बेबी कहो तो डेमी कर दो, आगे जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। इतना बोलते हुए उसकी आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ उसकी खुली थाई पर फेरने लगता है, क्योंकि सोरेगा ने फ्रॉक पहनी हुई थी। वे तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। पहले तो सोरिका उसे रोकने की कोशिश करती है, कभी अपना हाथ उसके सीने पर मारकर उसे खुद से दूर करने लगती है, तो कभी उसके हाथ को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना भी अदित को रोकती अदित की किस उतनी ही डीप होती जाती है और उसके हाथों की स्पीड बढ़ रही थी। बहुत देर खुद को कंट्रोल करने के बाद आखिर में सोरेगा का कंट्रोल हट जाता है और वो अदित का चेहरा थाम उसे किस बैक करने लगती है। अदित भी उसे किस करते करते डेस्क पर लेटने लगता है और थोड़ी ही देर में दोनों डेस्क पर लेटे एक दूसरे को चूमने लगते हैं। तभी सूर्य का अपनी उखड़ती सांसों को संभालते हुए कहती, अच्छा फिर तो ये रूल आप पर भी लागू होता है ना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी तो मैं आ चुकी हूँ, तो पहले आप खुद सुधरो फिर मुझे सुधारना। और रही बात अभी जो हुआ उसकी, तो ये तो नॉर्मल है। आप क्या, अगर मेरी जगह कोई और भी मुझे इस तरह से रिड्यूस करे तो मैं पिघल ही जाऊँगी। सूर्य का ये कहना कि उसकी जगह कोई और भी करीब आए तो वे पिघल जाएगी, अदित को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे तुरंत उसके ऊपर से उठकर उसे डेस्क से उतारता है और गुस्से से चीखते हुए कहता, गेट लॉस्ट, तुमसे बड़ी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर एक पल भी और यहाँ रुकी तो पता नहीं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया। सूर्य का इतना बोलकर जैसे ही उसकी तरफ दो कदम बढ़ाती है अदित गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, सुना ही नहीं दिया, जाओ यहाँ से। अदित का गुस्सा देख सूर्य का कुछ ना बोलकर उसके केबिन से निकल जाती है। सिंघानिया हाउस। सूर्य का गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी वजह थी अदित, क्योंकि आज ही उसने क्लास में यह अनाउंस किया कि वे सबका टेस्ट लेगा और सिलेबस भी उसने भर भर कर दिया था। जब सूर्य का घर आती है तब उसे पता चलता है कि आज ही सब को कहीं घूमने के लिए निकलना है, जो अदित ने प्लान किया था। जहां वो सभी जाने वाले थे वहां से आते आते रात के करीब 10 बज जाता। अब मुश्किल ये था कि वो कल टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करे, और वह अदित के सब्जेक्ट में फेल तो बिल्कुल होना नहीं चाहती थी। तभी कमरे में अदित आता है। जब उसकी नज़र सोरिका के चेहरे पर जाती है अतः वो तिरछा मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रख उसके सामने खड़े होकर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ मिसेस सोरेका, इतनी परेशान क्यों हो? घड़ी में तो 12 बज कब के बज गए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर 12 अभी तक क्यों बजे हुए हैं? अदित का ताना सुनकर सोरेका उसे घूरने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, शायद अपना गुस्सा शांत कर रही थी। सोरेका को
कुछ चुप देख, अदिति केवल स्माइल करते हुए थोड़ा उसके करीब जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, वैसे कल क्लास में मजा आएगा ना जब सब यह सुनेंगे कि सूर्य से रायजादा की बेटी पहले ही टेस्ट में फेल हो गई। वो क्या है ना जाने मन, हर टाइम बाप का नाम काम नहीं आता। इतना बोलकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अदिति के मुंह से बार बार अपने पिता का नाम इस तरह सुनकर सोरेका का गुस्सा अब सब्र से बाहर जाने लगता है। वो अब खुद को और रोक नहीं पाती, भले ही वे जानती थी कि अदिति उसकी वो गुड़िया बुआ का ही बेटा है, लेकिन फिलहाल उसके सामने वो अदित था जो सयानी जी की बोली बोल रहा था। सूर्य गुस्से में अदित की तरफ देखते हुए कहती है, कम से कम मैं गंदी चाल तो नहीं चलती। अब आपने जानबूझकर कल मुझे क्लास में टेस्ट अनाउंस किया और आपने जानबूझकर ही आज ही घूमने का प्लान भी बनाया। कब तक आप ये गंदी चाल चलते रहेंगे? सूर्य की बात सुनकर अदित जो बाथरूम के दरवाजे तक चला गया था वापस मुड़कर उसके पास आता है और उसकी बुरी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या गंदी चाल चली है मैंने? बताओ जरा। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक तुम ही नहीं कई सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब उन सभी बच्चों में से एक बच्चा मेरे घर में रह रही तो इसमें मेरी क्या गलती? और जो प्लान बना है आज वो मिष्टी ने बनाया है, उसे मन था मेरा फार्म हाउस देखने का। अच्छा तो आप मना भी तो कर सकते थे ना, जरूरी है जो वो बोलेगी आप वही करोगे? सोएगा कितने कहती देता अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी फ्यूचर वाइफ है और मैं क्या हूँ फिर? सोरेगा गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, नथिंग, कुछ भी नहीं हो तुम मेरे लिए। अदित अपनी फ्लैट आवाज में उसे जवाब देता है। तब सोरे का हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं कुछ नहीं हूँ फिर क्यों आपको बुरा लगा था? जब मैं सक्षम के करीब थी आग लग गई थी ना आपके अंदर। और जब आपका फ्यूचर कहीं और सब सेट है तब आप मेरा फ्यूचर किसी और के साथ सेट करने मेरा फ्यूचर क्यों नहीं किसी और के साथ सेट करने दे रहे हैं? सोरिका कितना कह रही। अदेश उसके दोनों कंधों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, हिम्मत भी मत करना, मैं चाहे भले ही किसी के साथ रहूं, तुम्हें बस मेरे ही साथ रहना है, मेरा होकर। और अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदित की बात सुन अदित की यह बात सूर्यका को बहुत अटपटी सी लगती, क्योंकि वह खुद तो किसी और के साथ रहने को तैयार था, लेकिन सूर्यका को वह किसी और के साथ नहीं देख सकता था। आप ना प्रोफेसर नहीं, पागल हो, कुछ भी बोल रहे हो, जाओ और अपना दिमाग का चेकअप कराओ। गुस्से में सूर्यका इतना बोलकर उसके दोनों हाथ को अपने कंधों से झटक देती है। अदित बिना कुछ बोले बस उसे एक नजर देख मुस्कुराते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है। राय ज्यादा इंडस्ट्रीज तिरसा और अंश एक ही केबिन में बैठे कुछ काम कर रहे थे, मतलब काम कम और लड़ाई ज्यादा हो रही थी। तभी सूर्य केबिन में आता है और दोनों का लड़ झगड़ा देख मुस्कुराते हुए कहता है, आप दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए मनाली जाना पड़ेगा, कल से ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, तो आप दोनों को आज ही निकलना है। सूर्य की बात सुनकर अंश एक नजर तिरसा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, सर मैं अकेला चला जाऊंगा और संभाल लूंगा प्रोजेक्ट का, आप इसे यहीं रहने दीजिए। उसकी बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तब तिरसा भी आगे बढ़ सूर्य को देखते हुए कहती है, नो सर, आप मुझे जाने दीजिए, इससे पानी का गिलास तो सही से नहीं उठता, प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करेगा? आखिरी बात उसने अंश को घूरते हुए कही थी। अंश जैसे ही कुछ बोलने को होता है उससे पहले ही सूर्य उन दोनों को बीच में रोकते हुए कहता है, प्रोजेक्ट आप दोनों को साथ में करना है, प्रोजेक्ट की डिटेल आपको मेल कर दी जाएगी और मेक श्योर वो प्रोजेक्ट काफी अच्छे से हैंडल हो, बहुत सारे अनाथ बच्चों का भला होने वाला है उससे। इतना बोलकर वो दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए केबिन से निकल जाता है। सूर्य के जाते ही अंश और तरसा दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। राय जाता बेला दोपहर का वक्त था। कृतिका आज अपने कमरे में ही थी और आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिसे देखो बिना पीछे देखे ही कहते, सूर्य आप कब आए और आज इतनी जल्दी? सूर्य उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ मोड़ता है और हल्के से उसके अंगूठे उसके होठों को चूमते हुए कहता है, अपनी जान को देखने का मन हो रहा था तो सोचा आ जाऊं, और वैसे भी आज तुम्हारे बेटे और बहू को मैंने मनाली भेज दिया है, एक अनाथ आश्रम बनवाना है, तो सोचा कि काम भी हो जाएगा और दोनों के बीच दूरियां भी थोड़ी कम हो जाएगी। और हमारी प्रिंसेस का भी कॉल आया था, बहुत नाराज है अभी और गुस्से में भी है। सूर्य के इतना कहते ही कृतिका अपना सर उसके सीने से लगाते हुए कहती है, पता है अदित ने बहुत परेशान कर रखा है मेरी बेटी को, एक बार यहाँ आ जाए फिर बताऊंगी उसे। सूर्य मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, डोंट वरी, मैंने तुम्हारी बेटी की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। अभी तक तो दोनों के फेस एक्सप्रेशन बदल गए होंगे। सिंघानिया हाउस सभी के जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। जहाँ पहले सूर्य का गुस्से में थी अभी वह एकदम रिलैक्स बैठी थी और अदित अभी गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। सूर्य का आईने के सामने बेटी अपने बाल बना रही थी, जब वे अदित की नजर खुद पर देखती है तब वे उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? अब आइडिया भी तो आपने ही दिया था ना, याद कीजिए आपने ही कहा था कि हम हर समय बाप काम नहीं आता, लेकिन मिस्टर सिंघानिया मेरे बाप हर वक्त मेरे काम आते हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि आपने क्या चाल चली है तब उन्होंने पूरे कॉलेज को ही 2 दिन बंद करवा दिया, राइट? आदित्य गुस्से में उसकी तरफ आते हुए कहता है। आदित्य का गुस्सा देख सूर्य अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर दुपट्टे को अपने कंधे पर रखते हुए कहती है, मेरे बाप का नाम हर वक्त काम आता है और ये बात आप भी याद रखिएगा। एक तरफ सूर्य का आदित्य के साथ उसके फार्म हाउस के लिए निकल चुकी थी, जिसमें सियानी जी और मिस्ट्री भी शामिल थी। सभी एक ही गाड़ी में जा रहे थे जिसे अदित ड्राइव कर रहा था। उसके पास वाली सीट पर मिष्टी बैठी थी जो कंटिन्यूसली उससे बातें की जा रही थी। वहीं पिछली सीट पर सूर्यका और सयानी जी बैठे थे, जहां सूर्यका की नजर बस सामने बैठे अदित पर ही थी। आगे बैठा अदित भी सूर्यका को ही देखे जा रहा था, चाहे भले ही वे
मिष्टी से बातें करने का नाटक किया जा रहा था। उसकी नज़र आज सोरेका के ऊपर से हटने लगी रही थी, क्योंकि सोरेका रेड फ्रॉक में बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसके लंबे खुले बाल उस पर चार चांद लगा रहे थे। सयानी जी चुपचाप बैठी थी, पर उनके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इधर राय ज्यादा विला में तरसा और अंश भी बना नील के निकल चुके थे। फिलहाल दोनों गाड़ी में थे, जिसे ड्राइवर चला रहा था। तरसा ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी और बालों की पोनी बना रखी थी। अंश ने भी आज व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। दोनों की ट्विनिंग काफी अच्छी लग रही थी। करीब आधे घंटे में दोनों की गाड़ी एयरपोर्ट पर रुकती है, जहां गार्ड्स उन्हें सेफली प्लेन के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि वे दोनों बिजनेस क्लास से मनाली जा रहे थे। प्लेन के अंदर कदम रखते ही तरसा के माथे पर पसीने आने लगते हैं। उसका हाथ हल्का हल्का कांपने लगता है, क्योंकि वे पहली बार प्लेन में बैठ रही थी। लेकिन अंश से अपने डर को छुपाना चाहती थी, ताकि वह उसका मजाक न उड़ाए। फिलहाल दोनों अपनी सीट पर बैठ चुके थे। तरसा विंडो के पास थे और अंश उसके पास बैठकर अपने फोन में ईशानी से चैट कर रहा था। अंश अपने उसे गुस्से में सुना रहा था, क्योंकि ईशानी की पोल खुल चुकी थी कि वो वर्जिन नहीं थी। अंश को ईशानी से बात करता देख तिरसा को अच्छा नहीं लगता और वह मुंह फेर लेती है। तभी प्लेन उड़ान भरने के लिए रनवे पर आता है, जिसे देख तिरसा पैनिक करने लगती है और तुरंत खुद को अंश के सीने में छुपा लेती है। अंश पहले तो उसे हैरानी से देखता है, फिर माजरा समझकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है, क्योंकि डर के कारण त्रिशा का शरीर कांप रहा था। अदित का फार्म हाउस सभी फार्म हाउस पहुंच चुके थे और अपने कमरों में तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें घूमने जाना था। सोरे का बाथरूम में शावर ले रही थी। अदित जब देखता है कि वह काफी टाइम ले रही, तो दरवाजा नॉक करते हुए कहता है, मिस सोरिका, आपको नहाने के लिए कहा गया है, सोने के लिए नहीं। अगर आपको सोना ही है तो कमरे में आकर सो सकती है, पर मुझे जाना पड़ेगा। मिष्टी नीचे मेरा वेट कर रही है। अदित के इतना कहते ही झटके से दरवाजा खुलता है। अदित, जो दरवाजे पर ही झुककर खड़ा था, खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और सोरेका को ले फ्लोर पर जा गिरता है। गिरते वक्त वह ध्यान रखता है कि सोरेका के सिर में चोट ना लगे और अपना हाथ उसके सिर के नीचे रख देता है। तुम ठीक तो हो? अदित तुरंत उसे चेक करते हुए कहता है, जो उसके नीचे किसी बिल्ली के बच्चे की तरह थी। सोरेका तुरंत होश में आकर उसे धक्का देते हुए कहती है, खुद को एक बार देखे तो सही, सारे डायनासोर चले गए, लेकिन लगता है आपको यहीं छोड़ गए। गिरने से तो नहीं मारूंगी, लेकिन आपके इस भारी शरीर से नींद दबकर जरूर मर जाऊंगी। अदित उसे घूरते हुए कहता है, अगर नहीं हटा तो क्या करोगी, बताओ जरा। सोरेका उसकी गरी आंखों में देखती है और बिना देरी किए उसके गले के पास एक जोर का बाइट कर देती है, जिससे अदित की चीख निकल जाती है। अदित उंगली से सहलाते हुए कहता है, आउच, लड़की हो या बिल्ली, कोई ऐसे काटता है क्या? कोई ऐसे काटता है क्या? उठ रहा हूँ बाबा, नहीं तो पता नहीं ये लड़की कहाँ कहाँ काट ले। वो जैसे ही उठने को होते सोरेका उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर वापस उसे खुद से चिपका लेती है। अदित शरारती मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ, नीयत खराब हो रही है क्या मुझे देखकर? अब क्या करूं, हूं ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़के मुझे देख पिघल जाती है। सोरेका मुस्कुराते हुए कहती, इस तरह के भ्रम पालने से अच्छा कुत्ता बिल्ली पाल लो। इन पागल इंसान, अगर मैंने आपको नहीं रोका ना, तो आप जरूर पिघल जाते। वो क्या है ना कि गिरने के कारण मेरा टॉवल खुल गया है। अच्छा, तो इसमें कौन सी नई बात है, सब कुछ तो देखा हुआ है मैंने, बस चखने की बारी बाकी है। अगर कहो तो आज ट्राई करे। अदित की उंगली आप कुछ भी कहो वे सही, और अगर मैं वही बात कहूँ तो गलत। अदित कहता है, तुम्हारे लिए सही बस वही है जो मैं कहूँ। इतना बोलकर उठकर बाथरूम में चला जाता है। अंश और त्रिशा मनाली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। त्रिशा के डर के कारण अंश की बाहों में ही सो गई थी। अंश उसे नहीं उठाता और अपनी गोद में उठाकर प्लेन से बाहर निकलता है। गाड़ी में भी वो उसे गोद में ही ले बैठता है। जब गाड़ी होटल पहुंचती है, तब भी वे उसे उसी तरह उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर आराम से सुला देता है। मनाली होटल रूम। अचानक त्रिशा की आंखें खुलती है और खुद को किसी अनजान कमरे में देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अंश, जो बेड पर ही उसके पास बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था, तिरसा की चीख सुनकर तुरंत उसके मुंह को अपने हाथों से ढकता है और कहता है, पागल हो, आंख खुलते ही चिल्लाने का टैलेंट क्यों पाल रखा है, डरा दिया मुझे पागल लड़की। अंश की आवाज़ सुनते ही तिरसा सुकून की सांस लेती है और तुरंत उसके सीने से लग जाती है। अपनी सांसों को संभालते हुए वे कहती है, थैंक्स गॉड, अंश तुम हो, मैं तो डर गई थी। अच्छा, और डरी क्यों, यहाँ तो कोई छिपकली भी नहीं है। अंश उसे अपने सीने से लगा ही कहता है। तिरसा उसके सीने से अपना सर निकाल कर कहती है, जब मैंने अपनी आंखें बंद की थी तब मैं प्लेन में थी और अचानक आंखें खुली तो खुद को होटल रूम में देखा।
मुझे लगा किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। अंश जोर जोर से हंसने लगता है और उसके पास लेटते हुए कहता है, तुम और तुम्हारी सोच दोनों ही पागलों जैसी है। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी ना पागल बन जाऊं। खुद का मजाक बनता देखते उसे अंश के ऊपर झुकते हुए कहती, अच्छा तो ये बताओ किसमें पागल वाली क्या बात है? प्लेन से सीधा रूम में कैसे आई मुझे क्या पता? दोनों अपनी तू में ये भूल चुके थे कि एक दूसरे के कितने करीब है। अंश उसे घूरते हुए कहता है, कैसे आई का क्या मतलब? तितली तो हो नहीं जो उड़कर आ जाओगी। ऑफ कोर्स मैं उठा कर लाया, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक अपनी गोद में ही रखा था मैंने तुम्हें। एक पल के लिए भी नीचे नहीं रखा। त्रिशा शांत हो जाती और उसे देखते हुए कहती, लेकिन गोद में उठाने की क्या जरूरत थी? जगा देते मुझे। कैसे जगाता? बहुत सुकून से सो रही थी तुम, और सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। अंश बेख्याली में ही अपनी उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है। तरसा अपनी नजर झुकाते हुए धीरे से कहती है, तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा ना? इतनी देर मुझे गोद में उठा कर रखा था तुमने। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं पूरी जिंदगी अपनी गोद में उठाकर रख सकता हूँ। रूही की तरह तो हो हल्की फुल्की, क्या हम पूरी जिंदगी साथ रह सकते हैं? तरसा हैरानी से पूछती है। अंश उसे देखते हुए कहता है, तुम रहोगी मेरे साथ? अगर रह लोगी तो मैं तैयार हूँ, बताओ। तभी तरसा को कुछ याद आता है और वो उसके ऊपर से उठते हुए कहती है, तुमने जो किया है मेरे साथ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अंश को गुस्सा आ जाता है और वो तीखी आवाज में कहता है, रहना भी कौन चाहता है? जरा केयर क्या कर ली? तुमने तो पूरी जिंदगी बिताने का सोच लिया। जाओ फ्रेश हो जाओ, मीटिंग के लिए निकलना है। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। तरसा अपनी आंखों के आंसू पोंछकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अदेत का फार्म हाउस। सोरेगा और अदेत तैयार होकर फार्म हाउस के बाहर निकल रहे थे। सोरेगा ने जींस और पिंक क्रॉप टॉप पहना था, बालों की पोनी बनाई थी, हाथों में वॉच और पैरों में स्नीकर्स। मेकअप के नाम पर बस काजल और हल्की लिपस्टिक और मांग में जरा सा सिंदूर। अदित ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक कोट में काफी स्मार्ट लग रहा था। बाहर आते ही सूर्य की नजर अदित की गाड़ी पर जाती है, जहां मिष्टी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अदित के कोट के पॉकेट से सूर्य का चाबी निकालती है और अदित बस देखता रह जाता है। वो होश में तब आता है जब गाड़ी के हॉर्न की आवाज गूंजती है। सूर्य को ड्राइविंग सीट पर देख अदित डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि तूफान आने वाला है। मिष्टी एटीट्यूड में कहती है, यू सूर्य तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो अदित की जगह है। सूर्य का जवाब देती है, मिष्टी तुम्हें पता नहीं ड्राइविंग सीट पर लोग क्यों बैठते हैं? ऑफकोर्स ड्राइविंग करने के लिए, और वैसे भी ये है गाड़ी मेरे पति की है। जब उन पर मेरा पूरा हक है तो उनकी चीजों पर क्यों ना हो? मिष्टी गुस्से में कहती है, लेकिन तुम ड्राइविंग क्यों करोगी? अदे तुम्हें धक्का देकर निकाले उससे पहले पीछे जाकर बैठो। अच्छा तब तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए ना कि दूसरों की जगह नहीं बैठना चाहिए। सोरी का जवाब देती है, किसकी जगह ली है मैंने, जरा बताना। तो मिष्टी चिढ़ते हुए कहती है, सोरी का धीरे से कहती है, मेरी मेरी जगह ली है आपने। मिष्टी हंसते हुए कहती, अदित ने कहा था मैं उसकी फ्यूचर वाइफ हूँ, एक दिन वे भी मेरा होगा और उसकी यह गाड़ी भी। सूर्य का बात काटते हुए कहती है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सारे सपने पूरे नहीं होते। मैं उनकी प्रेजेंट वाइफ हूँ जो उनके साथ फ्यूचर तक जाऊंगी। फिलहाल आप अपने सपने कंटिन्यू करो। सूर्य का शीशे नीचे करके बाहर खड़े अदित से कहती है, सर आज ड्राइव में करूंगी, आप पीछे बैठ जाइए। अदित आर्डर देते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, बाहर आओ, गाड़ी में चलाऊंगा, अभी बच्ची हो तुम। सौरिका उसके कान के पास झुककर धीरे से कहती है, बाथरूम में याद नहीं था कि बच्ची हूँ मैं। अगर आपको हो तो ये बात मिष्टी को बता दो या सहानी आंटी को। अदित घबरा जाता है और गुस्से में कहता है, मिष्टी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खबरदार जो मोम को कुछ कहा तो चलिए बैठिए पीछे। सौरिका कहती है। अदित गुस्से में मिष्टी से कहता है, मिष्टी तुम पीछे बैठो, मुझे यहाँ बैठना है। मिष्टी सहानी जी के पास पीछे जाकर बैठ जाती है। सौरिका गाड़ी स्टार्ट करती और गियर खींचकर सड़क पर भगा देती। अदित परेशान था क्योंकि यह तूफान के आने से पहले की शांति थी। अचानक सूर्य का गाड़ी को तेज टर्न करती है, जिससे मिष्टी और सयानी जी एक दूसरे पर गिरती। अदित गुस्से में चिल्लाता है, मारने का इरादा है क्या? हटो, मुझे ट्राई करने दो। सयानी जी डरते हुए कहती, हाँ बेटा, यह हमें मारना चाहती है, हटा हटा इसे ड्राइविंग सीट से। सूर्य का पीछे पलट कर कहती, अरे सासू माँ, आपको तो मैं कुछ होने दे सकती हूँ, आपको तो भी बहुत कुछ दिखाना है। फिलहाल आप दिन में तारे देखो और अपनी फ्यूचर बहू को भी दिखाओ। इतना बोलकर वह स्पीड बढ़ा देती है और गाड़ी को सांप की तरह लहराते हुए चलाती है। सयानी जी और मिष्टी की हालत खराब हो जाती है, उनका मेकअप पसीने से धुल जाता है। गाड़ी अचानक झटके से रुकती है। सोरिका मुस्कुराते हुए अदित से कहती है, देखा, कहा था ना मैंने, वहां तक पहुंचा दूंगी। अदित चिल्लाता है, पागल हो तुम, मेरी मॉम की जान जा सकती थी। सोरिका सीट बेल्ट खोलते हुए कहती, आपकी मॉम को पता नहीं कि पीछे भी सीट बेल्ट होती है? अगर लगा लिया हाथों तो इतने झटके नहीं खाती। बाहर निकलते ही सोरिका वहां की खूबसूरती देख खुश हो जाती है। पहाड़, झरना और हरियाली। तभी उसकी नज़र एक ब्रिज पर जाती है, जिसके ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। अदित और बाकी सब भी बाहर निकलते हैं। सयानी जी मिष्टी को कुछ इशारा करती है। अदित कहता है, अगर तुम्हारा गेम खत्म होगा तो चलो अंदर फ्रेश हो जाओ। सूर्यका कहती है, नहीं सर, आप जाइए अंदर, मुझे ये जगह देखनी है। अदित उसका हाथ पकड़ कर रोकता है। सूर्यका, कभी तो मेरी बात मान लिया करो।
सोरिका उसका हाथ झटककर ब्रिज की तरफ भागते हुए कहती है, कभी नहीं मानूंगी आपकी बात। सोरिका अभी एक छोटे से पुल पर खड़ी थी जिसके नीचे नदी का पानी बह रहा था। एक तरफ से झरने का पानी गिर रहा था और वे पुल के ऊपर से ही लहराते हुए आगे की तरफ जा रही थी। वहां का नजारा सोरिका को काफी भा गया था। हर तरफ हरियाली थी, आसमान में बादल लगे हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उसके साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना था, इसलिए सोरेका फार्म हाउस के अंदर न जाकर वहीं पुल के रेलिंग से अपने हाथ टिकाए खड़ी थी। तभी वो कुछ सोचकर अपने बैग से अपना फ़ोन निकाल सोरे को वीडियो कॉल लगाती है। थोड़ी ही देर में सोरे कॉल पिक करता है और सोरेका को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो अभी अपने ऑफिस में था। सोरेका अपने फ़ोन के बैक कैमरा को ऑन कर सोरे को वहाँ का नज़ारा दिखाते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहती है, पापा देखो कितना सुंदर है, मेरा मन कर रहा है यहीं पर रुक जाऊँ, वापस कभी आऊँ ही नहीं। सोरेका के मुँह से इतना सुनते ही सोरे का चेहरा अचानक शांत हो जाता है और उसका मन घबराने लगता है। तभी वो सोरेका से कहता है, प्रिंसेस क्या आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार उस जगह से हो गया है जो आप हमारे पास आना नहीं चाहती। सोरे के इतना कहते ही सोरे का मुस्कुराते हुए कहती है, पापा आप भी ना, आप और आपका मेरे लिए पोजीशननेस मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। ऐसा एक हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं रह लूँ, कभी नहीं। आपकी प्रिंसेस जहाँ भी रहेगी वो हमेशा आपके पास ही रहेगी। सोरे का आगे कुछ कहती तभी उसे कृतिका की आवाज़ आती है, 9 महीने आपको मैंने अपने पेट में रखा और आप सिर्फ आप पापा से प्यार करती है, मम्मा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कृतिका की शिकायत सुन सोरे का मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा आप भी ना, आप जानती हो आप और पापा दोनों ही मेरी जान हो। बस मैं तो यहाँ ये खूबसूरती उन्हें दिखा रही थी क्योंकि मेरी तरह पापा को भी नेचर से बहुत लगाव है। आप भी देखो। इतना बोलकर सोरे का वापस से बेग कमरा ऑन कर वहाँ का और हदले झरना और लहराता हुआ पानी दिखाने लगती है। थोड़ी देर बाद सोरे का कॉल कट कर देती है और तस्वीरें लेने लगती है। वहीं दूर थोड़ी दूर खड़ी मिष्टी और सयानी जी उसे देख रहे थे। सयानी जी मिष्टी को कहती है, लगता है इसके बातों को सच करने का समय आ गया है। जब इसे ये जगह इतनी ही पसंद आ गई है तो क्यों ना इसे यहीं पर रहने देते हैं। क्या कहती हो मिष्टी? मिष्टी केवल स्माइल के साथ कहती है, बिल्कुल आंटी, ये आई है तो हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ वापस जाएगी नहीं। मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहने के लिए मजबूर कर दूंगी। आप बस देखती जाओ। तभी सियानी जी कहती है, ठीक है, तुम अपना काम करो, तब तक मैं फार्म हाउस के अंदर जाकर अदेत पर नजर रखती हूँ। ध्यान रखना काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि अदेत बस अपने कपड़े बदलने गया है। इतना बोलकर सियानी जी अंदर चली जाती है और मिष्टी पर एक पुल की तरफ बढ़ती है। मिष्टी सोरिका के पास आकर कहती है, लगता है तुम्हें ये जगह काफी पसंद आ गई है, क्यों ना तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ। सोरिका उसके कान में कहती है, बिल्कुल, तुम तो चाहोगी कि मैं यहीं पर रह जाऊं और अदेत को तुम्हारे लिए छोड़ दूं, है ना? मिष्टी गुस्से में कहती है, एक बात याद रखो सोरेका, अदेत सिर्फ मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। और रही बात तुम्हारी, तो जब तुम जिंदा रहोगी तभी तो उसकी जिंदगी में उसकी बीवी बनकर रहोगी ना। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती। इससे पहले कि सोरेका कुछ समझ पाती, मिष्टी उसे दोनों हाथों से पकड़कर नदी की लहरों में धक्का दे देती है। रेलिंग नीची होने के कारण सोरेका खुद को संभाल नहीं पाती और पानी में जा गिरती है। मिष्टी अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, चलो एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम अदेत को अपने करीब लाना है। मनाली में अंश और तिशा मीटिंग पूरी कर वापस अपने होटल लौट रहे थे। शाम के 4 बज गए थे और घनघोर बारिश हो रही थी। अंश ड्राइव कर रहा था और तिशा पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसने मैरून रंग की साड़ी पहनी थी। बाहर का मौसम देख तिशा घबराते हुए कहती, अंश प्लीज होटल जल्दी चलो, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। अंश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं पास बैठा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुमसे? कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ मैं, ऐप से देखे हैं ना मेरे। तिरसा मुस्कुराते हुए कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी, मेरा ड्राइवर तो मेरा बॉडीगार्ड भी है। ड्राइवर भैया भैया गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। भैया सुनकर अंश गाड़ी रोक देता है। उसकी तरफ झुककर कहता है, क्या कहा तुमने? भैया और ड्राइवर? क्या मैं तुम्हें भैया नजर आता हूँ? मुझे आज के बाद भैया मत बोलना, तुम्हारा भैया नहीं हूँ मैं। तरसा उस अपने सीने से दूर निकलते हुए कहती, अच्छा ठीक है, मुझे शौक भी नहीं है तुम्हारे जैसा भाई पालने का। पति ठीक हो तुम? अंश मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट करता है और कहता है, सही है, लेकिन पति हो तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी दो। करती का आंटी भी तो कभी अपने पति को तुम नहीं बोलती, लेकिन तुम हो मेरी इंसल्ट करती हो। तरसा हंसते हुए कहती है, तुम्हें आप बोलो, जरा देखो खुद को। अंश मिरर में चेहरा देखकर कहता है, क्यों? हैंडसम हूँ, गोरा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम मुझे उस लेबू डोल से कम नहीं लगते। तिरसा चिढ़ाती अंश उसके गाल पकड़कर नजदीक खींचता और कहता है, ज्यादा नहीं बोल रही, लंदन में लड़कियां मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए मरी जाती थी और तुम मुझे गुड़िया से कंपेयर कर रही हो। अच्छा कितनों के साथ किया है तुमने ये वन नाइट स्टैंड? तरसा पूछती। अंश वापस बैठते हुए कहता है, जितना भी किया हो तुमसे शादी करने के बाद मैंने किसी को नहीं देखा। विश्वास करना हो तो करो वरना भाड़ में जाओ। तिरसा मुस्कुराती है पर तभी अचानक गाड़ी हिलने लगती है। कुछ लोग लोहे की रोड लेकर गाड़ी के शीशे तोड़ने लगते हैं। अंश तिरसा को सीने से लगाकर कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। अगले ही पल दरवाजे तोड़कर एक आदमी तिरसा को बाहर खींचकर रास्ते पर पटक देता है। तिरसा की चीख निकल जाती है। अंश बाहर निकलकर उसे सीने से लगाता है और चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग? एक आदमी कहता है, अनाथ आश्रम बनाने से पहले सोचना था, वे हमारे धंधे का ठिकाना है, तूने वहां पर डोजर चढ़ाया, अब सजा मिलेगी। बंदी बनाओ दोनों को। बंदूक की नोक पर दोनों की आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं, लेकिन फिर भी तिरसा और अंश ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। Thanks for watching. Bye bye.